नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो AIB 18 एग्ज़ाम आपका हुआ था 10 दिसंबर 2023 को, उसके हम CPC के सारे क्वेश्चंस एक बार अच्छे से डिटेल्ड सॉल्यूशन देख लेते हैं, एनालिसिस देख लेते हैं कि भाई कैसे क्वेश्चंस आए थे और क्या जानकारी आपके पास होनी चाहिए थी, तो आप आराम से सारे क्वेश्चंस कर सकते थे। क्वेश्चन करने लायक क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन भले ही आपको परेशानी कर सकते हैं, लेकिन आराम से 10 में से हर एक बच्चा 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, हर एक बच्चा 8 क्वेश्चन कर सकता था। 6, 7, 8 क्वेश्चन करने लायक थे। 2-3 क्वेश्चन आपको परेशानी दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ठीक ठाक ही थे, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात थी नहीं। पूरा पेपर बेयर एक्ट से था। सबसे बड़ी बात यह है, कोई केस लो नहीं पूछा आपसे, कोई बेयर एक्ट से बाहर की चीज़ नहीं पूछी। अगर आपने बेयर एक्ट अच्छे से पढ़ा है तो फिर आप आराम से क्वेश्चन ढूंढ सकते थे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड ओनली बाय द डिक्री मेड एट द हियरिंग एंड अपॉन द मेरिट ऑफ द सूट। अब आप देखोगे ये क्वेश्चन भले ही अगर आप चाहो तो इसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में पढ़ सकते हो, लेकिन मैं इसको यहाँ पे करवा देता हूँ क्योंकि स्पेसिफिक रिलीफ कोई अलग से तो हम नहीं पढ़ते हैं, CPC के साथ ही पढ़ा जाता है इसको। तो ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपको मिलेगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, उसका सेक्शन नंबर 37 आपको खोलना था। इसके अंदर देखो ऑप्शंस में भी लिखा हुआ है टेम्परेरी इंजंक्शन, परपीचुअल इंजंक्शन। अगर आपने इस बेयर एक्ट को थोड़ा सा भी देखा, वैसे आपके ये सिलेबस में है, सीरियल नंबर 17 अगर आप सिलेबस का देखोगे उसके अंदर 4 टॉपिक दिए हुए हैं, उनमें से एक टॉपिक का नाम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी है। तो इसमें लिखा हुआ है ए परपीचुअल इंजंक्शन कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय द डिग्री मेड एट द हियरिंग एंड अपॉन द मेरिट ऑफ द सूट। आप देखो यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, इसी इंजंक्शन को हम परपीचुअल इंजंक्शन बोलते हैं। परपीचुअल का मतलब होता है कि उसका कोई एंड नहीं है, फिलहाल उसका कोई एंड कोर्ट ने नहीं बताया कि भाई कब आपका इंजंक्शन खत्म होगा, ठीक है, इसी को परपीचुअल इंजंक्शन बोलते हैं। इंजंक्शन के रिगार्डिंग अगर आपको ऑर्डर पता करना है CPC में, तो ऑर्डर नंबर 39 में हम डिटेल पढ़ते हैं इंजंक्शन को। तो थोड़ा सा इंटरलेटेड टॉपिक है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ ले लिया। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को स्पेसिफिक रिलीफ में भी पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मटेरियल फॉर डिसाइडिंग द जुरिडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट इन द लाइट ऑफ द CPC 1908। आपको पता होना चाहिए जब भी अगर सिविल कोर्ट में बात करें, सिविल सूट की बात करें, कुछ भी आप मान लो, उसके अंदर जुरिडिक्शन हमेशा आपकी प्लेंट में जो आप बातें लिखोगे उस पर डिसाइड करी जाएंगी, क्योंकि पहले प्लेंटिफ ही आपका सूट फाइल करेगा, और अगर डिफेंडेंट को उसके जुरिडिक्शन से ऑब्जेक्शन है तो फिर वो ऑब्जेक्ट करता है। आप एक पूरा CPC में एक पार्ट पढ़ते हो प्लेस ऑफ सुइंग का, ठीक है, सेक्शन नंबर है उसके 15 से लेके 25 में आप पढ़ सकते हो। फिलहाल हमारे यहाँ पे आप देखोगे तो दे रखा है कि भाई अगर अवरमेंट्स इन दी प्लेंट या अवरमेंट्स इन दी रिटन स्टेटमेंट, तो आप देखोगे कि प्लेंट नाम से हमारे पास एक ऑर्डर है पूरा, ऑर्डर 7, एंड रिटन स्टेटमेंट से हमारे पास ऑर्डर है ऑर्डर 8। सबसे पहली बात तो आपको ये सीखनी है कि इस बार जितने भी क्वेश्चंस आए थे ऑर्डर से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, और ऑर्डर से भी डायरेक्ट वो ये नहीं बोल रहा है आपको कि ऑर्डर नंबर आप 13 खोल लीजिए, ऑर्डर नंबर 17, 18, 21। आपको इनके सबके नाम याद होने चाहिए। जो मेरे क्लास की स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैंने उन्हें पहले दिन ही बोल दिया था कि 1 से लेके 21 के ऑर्डर्स के आपको नेम याद होने चाहिए एटलीस्ट, कि किस में आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सूट की बात कर रहा है, किस में प्लीडिंग की बात कर रहा है, किस में प्लेंट की बात कर रहा है, किस में रिटन स्टेटमेंट की बात कर रहा है। ये सब आपको टिप्स पे होना चाहिए एटलीस्ट 1 से लेके 21 तक। तो बाकी क्या आप भले ही आप इंडेक्स की हेल्प से देख सकते हो, लेकिन ये आप बिना इंडेक्स से देख के इनके नाम पता करोगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको इनसे ही ज़्यादा आते हुए दिखेंगे, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो अगर आप ऑर्डर 7 खोलते प्लेंट के बारे में, रूल नंबर 1 को खोलिए, उसके अंदर लिखा हुआ है कंटेंट्स इन दी प्लेंट। अवरमेंट्स का मतलब होता है क्लेम्स वगैरह या जो भी आपने चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। आपको ये ऑर्डर 7 रूल 1 खोलना था, तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर्स टू बी कंटेंट इन दी प्लेंट। ये सारी चीज़ें देखोगे तो इसके अंदर अच्छे से बताया गया है कि इसी के बेस पे कहीं ना कहीं हम एक जुरिडिक्शन डिसाइड करते हैं कोर्ट की, और एक पॉइंट में एग्जैक्ट क्लियरली गिवन भी है, द फैक्ट शोइंग दैट द कोर्ट हैज जुरिडिक्शन। और देखो यहाँ पे भी लिखा है नेम ऑफ द कोर्ट इन विच सूट इज ब्रॉट, नेम एंड डिस्क्रिप्शन प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द प्लेंटिव, नेम एंड डिस्क्रिप्शन प्लेस ऑफ द डिफेंडेंट, ठीक है। इन सब बातों से कहीं ना कहीं हमें इंडिकेशन मिलता है कि हाँ भाई हम हमारी तरफ से ये वाला जुरिडिक्शन डिसाइड कर रहे हैं कोर्ट को, और फिर कोर्ट भी इन सब को देखती है कि हाँ ये चीज़ें सही है या नहीं।
तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। Which of the following cannot be considered as the suit of civil nature as per the section 9 of the CPC Code of Civil Procedure 1908? आपको सेक्शन 9 अगर आप ओपन करोगे तो ज़्यादा कुछ हेल्प मिलेगी नहीं आपको वहाँ से। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया गया है आंसर में। पहले अगर हम बात करें टेंटेटिव आंसर की में इसका आंसर ए था एंड फाइनल आंसर की में इसका आंसर डी किया गया। आप देखोगे सेक्शन 9 की एक्सप्लेनेशन 1 में इसके बारे में थोड़ी सी आपको हिंट मिलेगी, जिसके अंदर बताया गया है कि भाई आपके इस टाइप के जो सूट्स हैं जो आपके वर्शिप कास्ट रिलीजन इनसे बिलोंग करते हैं तो वो आपके नहीं आते हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर आपको बाकी के देखने हैं, वैसे थोड़ा सा ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि कुछ वेबसाइट्स आप देखोगे सूट्स फॉर द रिकवरी ऑफ वॉलंटरी पेमेंट्स और ऑफरिंग्स जो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन है, इसको भी बोलता है कि ये भी आपका इस कैटेगरी में नहीं आता है जो सिविल सूट की हम बात कर रहे हैं अंडर सेक्शन 9। लेकिन अभी हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग करेंगे और थोड़ा सा मैंने भी थोड़ा देखा कि भाई इस पे ठीक है, अभी जो आंसर दिया है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट हम मान सकते हैं, लेकिन हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आप सबका जो रिजल्ट आया उसी के अकॉर्डिंग आया तो उसी को हम फाइनल अपडेट मानेंगे। स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है आप एक पल के लिए थोड़ा सा पढ़ सकते हो इसको, क्योंकि इसमें मोस्टली जो कवर किया गया है कि भाई कौन से सूट्स ऐसे हैं जो आपके सेक्शन 9 में सिविल सूट के अंदर बिलोंग करेंगे और कौन से ऐसे सूट्स हैं जो सेक्शन 9 की डेफिनेशन के अंदर सिविल नेचर में जो हम बात कर रहे हैं उसमें नहीं बिलोंग करेंगे। तो जो हमारे क्वेश्चन से बिलोंग कर रहा है हमने उसको यहाँ पे रखा है। ठीक है, कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, या कोई भी क्वेश्चन हो गया कास्ट का, तो इन सब चीज़ों को बोला गया है कि ये सिविल सूट नेचर के नहीं होते हैं अंडर सेक्शन 9। बाकी आप ऊपर देख सकते हो वो लगभग सारे सूट आपके सिविल नेचर के होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ हो गया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आरसीआर हो गया हिंदू मैरिज एक्ट में, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट हो गया, रेंट्स के रिगार्डिंग हो गया, डैमेजेस के रिगार्डिंग हो गया टोर्ट में, या फिर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई मैटर हो गया तो। ठीक है, Which of the following provision of the CPC 1908 makes the doctrine of res judicata applicable in representative suit? सबको पता है सेक्शन 11 res judicata से होता है, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा एक एडिशनल और याद कर सकते हो आप, एक्सप्लेनेशन 4 जो है उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। और इसी का अगर आप एक्सप्लेनेशन 6 खोलोगे, क्योंकि आपसे पूछ रहा है रिप्रेजेंटेटिव सूट किसके बारे में कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में वैसे हम पढ़ते हैं जहां पे आपको बताया जाता है पहला ही ऑर्डर है आपका पार्टीज टू दी सूट के रिगार्डिंग। ठीक है, उसके अंदर आप पढ़ते हो इसके बारे में। तो अगर आप देखोगे सेक्शन 11 का एक्सप्लेनेशन 6 देखोगे तो उसमें बताया गया है वेयर पर्सन्स लिटिगेट बोनीफाइड यानी कि गुड कोज है उनका इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पब्लिक राइट या कोई प्राइवेट राइट है उनका, क्लेम्ड इन ए कॉमन फॉर देमसेल्व्स एंड अदर ऑल पर्सन इंटरेस्टेड, यही सब इंडिकेट कर रहा है कि आप सब रिप्रेजेंट कोई एक इंसान करके सबकी रिप्रेजेंटेटिव को करके एक ही सूट बनाया जा रहा है, उसी कोई रिप्रेजेंटेटिव सूट बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 6 आपका ये राइट आंसर है। In which of the following situation a court will not issue summons for personal appearance? अब आप देखोगे यहाँ पे भी आपको ऑर्डर के नाम याद थे तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। अपीयरेंस की बात कर रहा है, सम्मन के बारे में हम वैसे दो जगह पढ़ते हैं, सेक्शन 5 में पढ़ते हैं एंड एक हम पढ़ते हैं सेक्शन 9 में, कि अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द नॉन अपीयरेंस। हमें पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ए कोर्ट विल नॉट इशू समवन फॉर द पर्सनल अपीयरेंस टू द डिफेंडेंट। तो जो सम्मन भेजने वाला काम है, इशू ऑफ सम्मन का काम है, वो ऑर्डर 5 में बताया गया है। तो बोलो कि किस केस में ये बताया गया है कि भाई कौन सी ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां पे कोर्ट सम्मन नहीं भेजेगा पर्सनल अपीयरेंस के लिए कि भैया आपको एज ए पर्सन प्रेजेंट होना है वहां पे, ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, तो आपको वही चूज करना था। इसके बारे में अगर आप देखोगे तो रूल नंबर 4 में बताया गया ऑर्डर 5 के। इस क्वेश्चन को करने का देखो सेम यही फिलोसफी है, जब तक आपको ऑर्डर्स के नाम याद नहीं है तो भैया दिक्कत हो सकती है आपको। ठीक है, तो ऑर्डर्स के नाम याद होने चाहिए आपको, तो आप आसानी से वहां तक पहुंच सकते हो और फिर उसके अंदर रेलेवेंट एक रूल आप चेक कर सकते हो कि हाँ भाई किस में से मेरा आंसर बिलोंग कर रहा है। अगर इसमें हम देखें तो आप चेक करो, लिखा हुआ है नो पार्टी टू बी ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन, जो पर्सनल अपीयरेंस की हम बात कर रहे हैं, अनलेस रेजिडेंट विद इन सर्टेन लिमिट्स, जब तक उनको पर्सनल अपीयरेंस के लिए नहीं बोला जाएगा जब तक वो इन वाली चीजों में फॉल नहीं करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि अगर आप विद इन ए लोकल लिमिट ऑफ द कोर्ट में फॉल कर रहे हो तो आपको भेजा जा सकता है, तो हमारा ए ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि यहां पे आपको पर्सनल अपीयरेंस के लिए कोर्ट बोल सकता है। ठीक है, इफ डिफेंडेंट रिजाइड विद इन 40 माइल्स फ्रॉम द कोर्ट,
तो इसके अंदर भी लिखा हुआ है विदाउट सच लिमिट बट एट ए प्लेस लेस देन 50 माइल्स। अगर आप इससे कम में रह रहे हो तो भाई वहां पे भी आ सकता है आपको पर्सनल अपीयरेंस के लिए समन, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर बोल रखा है कि डिफेंडेंट अगर 250 मील से ज़्यादा दूर रह रहा है फ्रॉम द कोर्ट हैविंग पब्लिक कन्वीनियंस अवेलेबल, तो वहां पे मना कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 200 माइल्स, अगर इसके अंदर अंदर फॉल कर रहा है तो कर सकता है, और इसी के अंदर आपका आंसर हो गया है कि यहाँ पे आप पर्सनल अपीयरेंस के लिए नहीं बोल सकते उसको। और अगर ऑप्शन डी की बात करें, वुमेन टू हुम सेक्शन 132, सेक्शन 132 को आपको एक बार चेक कर लेना था, और इसमें बोल रहा है डज नॉट अप्लाई। सेक्शन 132 आपका एक स्पेशल सेक्शन है वुमेन्स के लिए, जो पर्दा नशी वुमेन्स होती हैं जिनको आपको पब्लिक में नहीं आने दिया जाता है। इसके बारे में आपने थोड़ा पढ़ा भी होगा टीपीए में। तो उसके अंदर बताया एग्जम्पशन ऑफ सर्टेन वुमेन्स फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस, वुमेन हु अकॉर्डिंग टू देयर कस्टम मैनर्स, जो उनके ट्रेडिशन है कि भाई उनको भाई पब्लिक अपीयरेंस नहीं होना पड़ता है, तो उनको एग्जम्प्ट किया गया पर्सनल अपीयरेंस के लिए कोर्ट में। तो कह रहा है कि अगर उन ऐसी महिलाएं जिन पे 132 अप्लाई नहीं हो रहा, उन पे कोर्ट चाहे तो बुला सकता है उनको पर्सनल अपीयरेंस के लिए। ठीक है, तो ये हो सकता है, लेकिन हमारा आंसर जो है वो सी हो जाएगा, क्योंकि इस केस में पर्सनल अपीयरेंस के लिए बोल ही नहीं सकता है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन प्लेंटिफ इज प्रिक्लूडेड फ्रॉम ब्रिंगिंग ए फ्रेश शूट। इस लाइन का मतलब क्या है कि किस सिचुएशन में कोर्ट प्लेंटिफ को एक फ्रेश शूट इंस्टीट्यूट करने से रोक सकता है, प्रिक्लूडेड। ठीक है, अब आप सोचो कि इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा। ठीक है, अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शन से काफी आपको हेल्प मिलेगी कौन से ऑर्डर में हमें जाना है। डिसमिसल ऑफ ए सूट वेयर समवंस नॉट सर्व्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्लेंटिफ फेलियर टू पे कॉस्ट, या फिर कोई भी पार्टी अपीयर नहीं हुई है, या फिर डिसमिसल ऑफ ए सूट बिकॉज प्लेंटिफ डिड नॉट अपीयर। यानी कि कहीं ना कहीं आपको एक ऑर्डर का नाम ध्यान आ रहा होगा कि अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द नॉन अपीयरेंस। ऑर्डर 9 इसके बारे में बताता है, आपको वो वाला ऑर्डर चेक करना था। ऑर्डर 9 का अगर रूल 2, 3, 4, 5, 8 चेक करोगे तो उससे आपका आंसर पका पकाया निकल आएगा। ठीक है, आप गौर करने वाली बात ये देखो, सारे क्वेश्चन मैं बियर एक्ट में से करवा रहा हूँ, एक एक लाइन में से वहां से क्वेश्चन उठ के आया, लेकिन परेशानी ये है कि हर एक बच्चा इतनी आसानी से इन ऑर्डर्स तक, रूल्स तक नहीं पहुंच पाएगा। तो बस कोशिश आप ये करिए कि पीवाईक्यू में जितने भी क्वेश्चंस आए, जितने भी ऑर्डर्स आए हैं, उनको एक बार अच्छे से देखो, उनके रूल्स क्या क्या लिखे हैं वो देखो। और अगर सीपीसी आपका वीक है तो भैया जाहिर सी बात है आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम इसको देना पड़ेगा। ठीक है, वरना इजी क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस बच्चे ने पीवाईक्यू अच्छे से मेरे देखे हैं, या जिसने क्लास अटेंड करी है मेरी, उसको इतनी परेशानी आने वाली इनमें है नहीं, क्योंकि ये सारे ऑर्डर्स हमने अच्छे से क्लास में देखे हुए हैं। तो आप इसका ऑर्डर 9 खोलो, रूल नंबर 2, 3 चेक करो। रूल नंबर 4 की वजह से आपका ऑप्शन ए और बी एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो रूल नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। प्लेंटिफ में ब्रिंग फ्रेश सूट और कोर्ट में रेस्टोर सूट टू दी फाइल। अगर आप इस दो चीज में फॉल कर रहे हो तो आपका प्लेंटिफ फ्रेश सूट फाइल कर सकता है ऑर्डर 2 और 3। ठीक है, रूल 2 और 3 जो आपका यहाँ पे बात करा गया है उसके अंदर आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो आप, डिसमिसल ऑफ ए सूट वेयर समवंस नॉट सर्व्ड इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्लेंटिव्स फेलियर टू पे कॉस्ट। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो वो आपका किससे बिलोंग कर रहा है, रूल 2 से। और ऑप्शन बी की बात करें, डिसमिसल ऑफ ए सूट बिकॉज नाइदर पार्टी अपीयर, कोई भी अपीयर नहीं हुआ, नहीं प्लेंटिफ ना डिफेंडेंट, वो आपका रूल 3 में लिखा हुआ है। आप चेक कर सकते हो, एक भी वर्ड इधर से उधर नहीं है। इन दोनों ही सिचुएशन में कोर्ट प्लेंटिफ को इजाजत दे सकता है फ्रेश शूट के लिए, वो रूल नंबर 4 में बताया गया है। इसीलिए हमारा ऑप्शन ए और बी इस वजह से हम नहीं चूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें देखना है कि किस में आपको फ्रेश शूट के लिए कोर्ट बोलेगा कि भाई अब आप नहीं कर सकते। और आपका इन दो सिचुएशंस में रूल 2, रूल 3 उनमें तो कर सकते हो बिकॉज ऑफ रूल 4। अब अगला देख लेते हैं, डिसमिसल ऑफ ए सूट इन विच प्लेंटिफ डिड नॉट अपीयर। इसके रिगार्डिंग कौन सा मिलेगा आपको, एक बार आप रूल नंबर 5 पे जाके देखो। आप रूल नंबर 5 पे लिखा हुआ है, डिसमिसल ऑफ ए सूट वेयर प्लेंटिफ आफ्टर समन्स रिटर्न्ड अनसर्व्ड फेल्स फॉर 7 days टू अप्लाई फॉर फ्रेश समन्स। देखो कई बार ऐसा होता है कि सम्मन आप तो भेज देते हो लेकिन वो रिसीव नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई टेक्निकल एरर आ रहा है, उसके बाद अगर 7 दिन के अंदर भी अगर आपने सम्मन नहीं भेजा है रेलेवेंट पार्टी को, तो फिर आप वो राइट खो सकते हो। तो क्या आपने लिखा हुआ है यहाँ पे कि वहां पे वो आपका राइट खोएगा, तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे भी आप चाहो तो फ्रेश सम्मन फाइल कर सकते हो, यहाँ पे भी कोर्ट आपको प्रिक्लूड तो नहीं करेगा, इसके अंदर भी रूल नंबर 5 के अंदर भी। तो हमारा ऑप्शन ये भी नहीं होगा। एक ही सिचुएशन बनती है, डिसमिसल ऑफ ए सूट इन बिकॉज प्लेंटिफ डिड नॉट अपीयर।
ये आप देखोगे ये एग्जैक्ट आपको रूल नंबर 8 में मिलेगा। रूल नंबर 8 आप चेक करना, उसके अंदर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। उसी के अंदर आप अपना प्लेंटिव फ्रेश शूट अपीयर नहीं कर सकता है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन एक ही ऑर्डर से था। हाउ मेनी टाइम्स एट मैक्स मे एन एडजमेंट बी ग्रांटेड टू ए पार्टी ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ ए सूट एज पर द सीपीसी। अब आप देखोगे कि इस क्वेश्चन को भी एक बार देख के आपको चक्कर आ सकता है। एडजमेंट अगर आप देखोगे ये भी एक ऑर्डर का नाम है। ऑर्डर नंबर अगर 17 आप देखोगे इसी का नाम एडजमेंट है। रूल नंबर 1 में इसके बारे में एक्यूरेट आंसर दिया हुआ है, नो सच एडजमेंट शैल बी ग्रांटेड मोर देन 3 टाइम्स। ठीक है, अब बार बार एडजमेंट मांग रहे हो उससे कोर्ट के प्रोसेस को दिक्कत होती है, तो इसमें भी बता दिया है कि मैक्सिमम इतने टाइम तक आप ग्रांट कर सकते हो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट मेड द प्रोविजन ऑफ द सीपीसी 1908 टू प्रोड्यूस ए विटनेस विदाउट ए सम्मन। कह रहा है कि किस अमेंडमेंट के बाद ये वाला प्रोविजन ऐड हुआ है कि आप विटनेस को प्रोड्यूस कर सकते हो कोर्ट में विदाउट ए सम्मन। अब ये भी आपका एक ऑर्डर से क्वेश्चन है, अगर आपको ऑर्डर ध्यान है तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ऑर्डर का नाम है ऑर्डर 16 सम्मनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस। यही कीवर्ड है यार, इसीलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ कि 1 से लेकर 21 के ऑर्डर्स आपको अच्छे से टिप्स पे होने चाहिए। इसका अगर आप चेक करोगे तो रूल 1A में देखो आप, प्रोडक्शन ऑफ विटनेस विदाउट सम्मन, क्योंकि हमारा आंसर यही से है टू प्रोड्यूस ए विटनेस विदाउट ए सम्मन, प्रोडक्शन ऑफ ए विटनेस विदाउट ए सम्मन। अब इसका एक बार आप फुटनोट चेक करो, आपको आंसर मिलेगा, आपका आंसर बी ही है, कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 1999। शुरुआत में जब हमने देखा था टेंटेटिव आंसर की में इसका आंसर ये था, वो थोड़ा कुछ बियर एक्ट्स में थोड़ा टाइपिंग एरर की वजह से ऐसा हुआ था, लेकिन ओरिजिनल चेक किया गया बाद में 1999 ही उसका आंसर है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही इन्होंने अमेंड किया फाइनल आंसर की में, तो कोई परेशानी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ड कॉस्ट एज प्रोवाइडेड अंडर दी सीपीसी। तो ये देखो, अब आप देखो नोवेल की तरह नहीं पढ़ सकते कानून को, आपको देखना है कौन सा कीवर्ड है। और बार बार मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए थे इस बार AIB 18 में, इसीलिए काफ़ी बच्चे आपको बताइए 74,000 प्लस स्टूडेंट फेल हुए हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए थे कि ये वाला सेक्शन खोलो ये वाला ऑर्डर खोलो। कीवर्ड्स की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी, ये आपके चैप्टर के नाम होते हैं, पार्ट्स के नाम, सब पार्ट के नाम। तो अगर आपने थोड़ा ध्यान से देखा है तो ये एक कोस्ट नाम से एक हमारे पास सेक्शन है, सेक्शन 35, और शायद मुझे जहाँ पे ध्यान आ रहा है इसका सब पार्ट का नाम भी कोस्ट ही होगा, जो कि है बिल्कुल सही। आप चेक कर सकते हो जहाँ पे सेक्शन 35 लिखा है उसके जो जस्ट ऊपर है सब पार्ट, उसका नाम भी कोस्ट है। ठीक है, तो मोस्टली कीवर्ड 99.99% केसेस में आपके चैप्टर के नाम, पार्ट के नाम, सब पार्ट के नाम ही होते हैं। तो बड़ी आसानी से आप इनको ढूंढो, जो आपका क्वेश्चन में है, जो भी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग फिर रेलिवेंट सेक्शन तक आप पहुंच सकते हो। एक बार यहाँ तक आप पहुंच गए तो फिर तो आसान ही है, आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं होती। फीस एक्सपेंस ऑफ विटनेस ऑकर्ड होती है, लीगल फीस एक्सपेंस ऑकर्ड होती है, एनी अदर एक्सपेंसेस होते हैं, ये फूडिंग एंड लॉजिंग एक्सपेंसेस ऑकर्ड ये चीज़ नहीं होती है, वही आपका आंसर हो गया। What period is prescribed under the CPC for defendant to enter an appearance for filing address for service of a notice on him in a case of a suit where summary procedure is applied। ये आपका कीवर्ड है समरी प्रोसीजर। समरी प्रोसीजर के नाम से भी एक ऑर्डर है, अगर आप चाहो तो ढूंढ सकते हो, ऑर्डर नंबर 37 समरी प्रोसीजर के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट पीरियड इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द सीपीसी फॉर ए डिफेंडेंट, कितने टाइम का पीरियड मैक्सिमम बताया गया है, टू एंटर एन अपीयरेंस फॉर फाइलिंग एन एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ नोटिस ऑन हिम इन केस ऑफ ए सूट वेयर समरी प्रोसीजर इज टू बी अप्लाइड। कितने दिन के अंदर अंदर उसे ये काम करना होता है। तो देखो बताया गया है ऑर्डर 37 रूल 3 ओपन करो आप, प्रोसीजर फॉर अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट विद इन 10 डेज। तो ऑप्शन आपका बी हो गया, बड़े आसानी से ढूंढ सकते थे। लेकिन बात वही है ना कि आपको अपने इंडेक्स को अच्छे से छान मारना पड़ेगा, तभी आप इन चीज़ों के बड़े ही नज़दीक पहुंच पाओगे, वरना फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, चीज़ों को याद नहीं करना है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द सीपीसी द एपेलेंट कोर्ट में रेमिट एन इशू फॉर ट्रायल टू द लोअर कोर्ट। इस क्वेश्चन को विड्रॉ कर लिया गया है, तो थोड़ा सा एरर है इसमें, क्वेश्चन की फ्रेमिंग में थोड़ा एरर है, इसीलिए इसको विड्रॉ किया गया है। पहले इसका टेंटेटिव आंसर की में आंसर दिया गया था ऑर्डर 41 रूल 25। फिलहाल इस क्वेश्चन को विड्रॉ कर लिया गया, तो हम इस पर ज़्यादा बहस नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है एग्जैक्ट क्या इसमें एरर है।
क्वेश्चन फ्रेमिंग भी हो सकता है, या फिर जो इसने ऑप्शन दिए उनमें भी कोई परेशानी हो सकती है, क्या वो पूछना चाह रहा था। ठीक है, तो यही क्वेश्चंस थे आपके। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हमारे एविडेंस के जो AIB 18 में क्वेश्चन आए। आई होप आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी कि भाई जो भी आपने यहाँ पे सीखा है कि भाई कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे हमने सोल्व करे। बिल्कुल देखो, मैंने बेसिक से करवाने की कोशिश करी है। सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको देखो प्योर बेयर एक्ट से करवाने की कोशिश करी है। सारे के सारे बेयर एक्ट से करो, आपको यार याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन बेयर एक्ट से आ रहा है आप उसी से करो। 100 में से आराम से 80 to 85 या फिर मिनिमम 75% पेपर तो आना ही आना है आपका BR एक्ट से। अब यही बात है कि आपको ढूंढने में परेशानी आ सकती है। ठीक है, अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर पर्सनली भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है। 9350145947 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर नहीं है। आप व्हाट्सअप इस पर कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।